नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। मैं हूं नेहा शुक्ला और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय पाटिल हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से हैं। और बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगी संजय पाटिल जी, आप चर्चा द ट्रुथ में जुड़े हैं हमारे साथ। और शिवसेना के ऊपर जो है आज मैं आपसे चर्चा के माध्यम से ये समझना चाहूँगी कि क्या शिवसेना का जो भविष्य है ये आगे किस तरह की जो राजनीति है महाराष्ट्र में, इसकी क्या परिपाटी पृष्ठभूमि जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है शिवसेना के अध्ययन की। अगर बात कहें तो आप लंबे समय से शिवसेना की पार्टी की कार्यशैली से लेकर इसके इतिहास से लेकर इसके भविष्य सभी मसलों पर आप गहरा अध्ययन करते रहे हैं और काफ़ी ग्राउंड रिपोर्ट भी आप उसमें शामिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ डॉक्टर संजय पाटिल आपका चर्चा द ट्रुथ में। और मेरा पहला सवाल ये कि दशहरा रैली में जो शिवसेना के दोनों ही धड़े हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, दोनों ने ही रैली में भीड़ के माध्यम से ये जताने की कोशिश की कि हमें जो है पार्टी के समर्थकों का ज़्यादा समर्थन हासिल है। आपकी नज़र में दोनों के दावों में कितनी जो है प्रबलता दिखती है, कौन ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है? नमस्ते नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके दर्शकों के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो दशहरा या दसरा मेलावा जो है उसका ऐतिहासिक महत्व है शिवसेना के लिए जी। तो अभी तो जो दो गुट है, एक उद्धव ठाकरे लेड है और दूसरा जो है एकनाथ शिंदे जी है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। इन दोनों के लिए ये दसरा रैली सक्सेसफुल करना, उसके लिए भीड़ जमाना, वहां पे लोगों को प्रभावित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण था कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दसरा रैली और शिवसेना जी। अभी अगर आप दोनों रैलीज की बात करेंगे तो एक रैली मुंबई में हुई, दोनों रैलियां मुंबई में हुई, दोनों में काफी भीड़ थी। एक जो है शिवाजी पार्क दादर में हुई जहाँ पे उद्धव ठाकरे जी ने रैली को एड्रेस किया। दूसरी रैली जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने की वो उन्होंने पैंड्रापुरा कॉम्प्लेक्स में की, वहां भी काफी हद तक भीड़ थी। के मामले में दोनों रैलियों में अच्छी भीड़ जमा की थी, लेकिन उसका अगर हम लोग नेचर देखेंगे तो दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। एक ही कि शिवसेना इज नोन फॉर लॉयल्टी ऑफ इट्स सैनिक्स, निष्ठा और श्रद्धा के लिए शिवसेना जानी जाती है। तो खाली भीड़ इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है। अपने निष्ठावान सैनिकों को, जो पार्टी वर्कर्स है, उनको जाना, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, विचार पहुंचाना, ये बड़ी बात थी। जिसमें मेरा ये मानना है, मैं खुद वहां पे दादर में था, शिवाजी पार्क में था, उसमें उद्धव ठाकरे काफी हद तक सफल हुए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि दशहरा रैली इज नोन फॉर स्पीच बाय द लीडर, तो उसमें उद्धव ठाकरे जी काफी हद तक सफल हुए हैं। अभी उनके सामने बड़ा चैलेंज रहेगा कि इतने लोगों ने उनके ऊपर जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को आगे लेके जाना और अपने जो भी बचे हुए पार्टी को, दल को आगे लेके जाना, ये उनके सामने का चैलेंज रहेगा। एकनाथ शिंदे जी ने काफी कोशिश की अपने विचार, अपने समर्थकों उनके सामने रखने की, लेकिन मेरा अगर 10 में से कुछ पॉइंट्स देने हैं तो मैं उद्धव ठाकरे की रैली को 8 पॉइंट्स दूंगा, एकनाथ शिंदे जी के पॉइंट्स को 6 पॉइंट्स दूंगा। अच्छा ऑप्टिक्स था, अच्छी मैनेजमेंट की थी, लेकिन जब विचारों की, भाषणों की बात होती है तो वहां पे वो मेरे ख्याल से कम सफल रहे हैं, ये मेरा मानना है, ये मेरा जी। तो आपका ये कहना है कि क्योंकि सरकारी तंत्र और सभी सुविधाएं एकनाथ शिंदे के हाथ में थी और इसके बावजूद जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन या फिर जिस तरह की रैली यहाँ पर आयोजित हो पाई, ये अगर उद्धव ठाकरे कैंप की बात उनसे मुकाबला किया जाए तो उतनी प्रभावी नहीं है। आप 6 नंबर दे रहे हैं एकनाथ शिंदे के गुट को। जी 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 जी। तो जी बात पूरी कीजिए।
क्योंकि मैंने जैसे कहा कि दशहरा रैली का एक अलग महत्व, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है शिवसेना के लिए, शिव सैनिकों के लिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने पहला जो रैली एड्रेस किया था 1966 में, तब से लेके अब तक ये रैली होती आई है। और उसमें मराठी में कहा जाता है कि विचारांचं सोनं लुटायला जाऊया, तो विचारों के लिए, भाषण के लिए वो जानी जाती है, जिसमें जो टॉप लीडर है, सुप्रीम लीडर है, अपने समर्थकों को एड्रेस करते हैं और आगे की पार्टी की, अपने संगठन की आगे की दिशा क्या रहेगी उसके लिए कार्यक्रम दिया जाता है। तो उसके ये लाइन पे अगर देखेंगे तो शायद उद्धव ठाकरे यहाँ पे आगे निकल गए। जी, यहाँ मुझे कुछ ये समझ में आ रहा है कि जब बात विरासत की हो, जब शिवसेना की विरासत की हो, तो जो समर्थन है वो शायद उद्धव ठाकरे को ज़्यादा मिल रहा है। अगर बाला साहेब की विरासत की बात की जाए तो विरासत के मामले में उद्धव ठाकरे आगे निकल गए हैं शिंदे से। हालांकि शिंदे ये दावा करते रहे हैं कि बाला साहब की विरासत जो है वो विचारों की और विचारों की लड़ाई है। आपने सही कहा। एक तो चीज ऐसी है कि जब तक जो भी शिवसेना को जानते हैं, शिवसेना को देखा है, उसमें शिवसेना और ठाकरे ये जो दो नाम है इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये पर्यायवाची माने जाते हैं, दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। यस यस। और जो भी मतलब ये अलग पार्टी है, ये अलग संगठन है, मतलब किसी भी पार्टी से अलग मैं इसको देखता हूं, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम लीडर है ठाकरेज है, उनका जो रिलेशन रहा है सैनिकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, ये डायरेक्ट रहा है, उसमें कोई मिडलमैन नहीं है। तो देयर इज अ डायरेक्ट अपील बिटवीन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सुप्रीम लीडर ऑफ शिवसेना एंड सैनिक्स। तो ये दोनों है, सैनिक और ठाकरे, ये दोनों को हम लोग अलग नहीं देख सकते, या लोग दोनों को अलग देखना पसंद नहीं करेंगे। शिंदे गुट ने कहा है कि हमने गद्दारी नहीं की है, हमने गदर किया है। बाला साहेब के जो विचार थे वो हिंदुत्ववादी विचार थे, राष्ट्रवादी विचार थे, और उनके विरोधियों से हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की है। ये शिंदे जो है ये संदेश दे रहे थे दशहरा रैली के जो मंच था वहाँ से। इस बयान को संजय जी आप किस तरह से देख रहे हैं कि बाला साहब के विरोधियों से हाथ मिलाना एक सीधा सीधा प्रयास किया है शिंदे ने उस संवेदनशील मसले पर उद्धव ठाकरे को डैमेज करने के लिए, जिसमें कुछ जो समर्थक है, चाहे जो शिव सैनिक है, वो ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने गलत खेमे से है जो हाथ मिला लिया है, जो हिंदुत्व को जो कड़ा जो है समर्थन नहीं दे पाते हैं। एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ जो भी एमएलएस है, लीडर्स है, वो यही कहते आ रहे जून से लेकर अभी तक कि उनका कहना है कि हम लोग गद्दार नहीं है, हम लोग ट्रेटर्स नहीं है, क्योंकि जब बेसिकली शिवसेना में एक गद्दार शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। बेसिकली जो भी शिवसेना के विचार, शिवसेना के नेतृत्व को चैलेंज करता है तो उसे गद्दार कहा जाता है। तो एक गद्दारी का एक महत्व है अपनी जगह पे शिवसैनिकों के लिए। तो इसमें शुरू से लेके उद्धव ठाकरे उनके साथ जो भी लोग रहे हैं, स्पेशली उनके जो बेटे हैं आदित्य, उन्होंने जब महाराष्ट्र का पूरा दौरा किया था तो वो हमेशा बात करते आए कि ये गद्दार हमें छोड़ के चले गए। इसलिए शायद एकनाथ शिंदे जी को उसका जवाब देना यहाँ पे सही लगा होगा। इसलिए वो बताते आए हैं कि हम लोगों ने गद्दारी नहीं की है, तो बाला साहब के विचारों को आगे लेके जा रहे हैं, विचारों की लड़ाई है। उल्टा उनका कहना है कि आपने गद्दारी की है, आपने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर जो गठबंधन किया, ये बाला साहब के विचारों के अगेंस्ट था, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जब एकनाथ जी बात करते हैं बाला साहेब हिंदुत्व की, तब ये बात आगे नहीं जाती, वो उसको डिटेल में लोगों को समझा नहीं पाते। मतलब जो बोलते बाला साहब के विचार, तो लोगों को बताना जरूरी है कि बाला साहब के विचार क्या है, बाला साहब का हिंदुत्व क्या है। जी, ये समझूंगी मैं संजय जी, जो आप करें कि बाला साहब का जो हिंदुत्व है वो कैसी विचारधारा थी, ये मैं थोड़ा विस्तार से समझूंगी। इस सवाल के बारे में जवाब आपसे ढूंढने की कोशिश करूंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और आज हम कोशिश कर रहे हैं शिवसेना के भविष्य को समझने की कि क्या ये जो दो फाड़ नजर आती है शिवसेना, ये महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर किस ओर जो है देश को लेकर जा रही है। जब राष्ट्रीय राजनीति की भी बात करें, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अब सर पर खड़े हैं, उनकी तैयारियों में तमाम जो दल हैं वो जुट चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय पाटिल बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से जुड़े हुए हैं और शिवसेना पर इनका एक गहरा अध्ययन है। संजय जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि बाला साहेब का हिंदुत्व कैसा है, इसे पहले समझना चाहिए, तभी ये जो दोनों धड़े हैं हिंदुत्व को लेकर अपनी अपनी बात रखते हैं, इसे समझने में आसानी होगी। तो हमारे दर्शकों के लिए कृपया बताइए कि बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व आखिर वो विचारधारा कैसी है? अगर अब बाला साहब ने ऐसे कुछ लिख के नहीं रखा है कि ये हिंदुत्व है, लेकिन अगर आप उनके पुराने स्पीचेस देखेंगे, उनके कुछ मार्मिक या सामना के एडिटोरियल्स देखेंगे, तो उन्होंने बार बार हिंदुत्व के बारे में कहा है, लिखते आए हैं। बेसिकली जब वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो बोलते थे कि मेरा हिंदुत्व मतलब मेरा देश प्रेम है, तो देश प्रेम के साथ उसको इक्वेट करते थे। दूसरी बात है कि वो हमेशा बोलते थे कि हिंदुत्व एक राष्ट्रीयत्व है, तो हमेशा वो हिंदुत्व को राष्ट्रीयत्व के साथ, हिंदुत्व को देश प्रेम के साथ उसको इक्वेट करते आए हैं। दूसरी बात है कि जिस तरह से बीजेपी या आरएसएस हिंदुत्व को डिफाइन करती है, उसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लेके जाती है, वैसे शिवसेना का आधार हिंदुत्व नहीं है। शिवसेना भूमि के मुद्दों पर खड़ी हुई 1980s 90s में जब वेव चल रही थी, तो उसी टाइम पे उन्होंने कुछ स्टैंड लिए, जैसे कि एंटी मुस्लिम रहेगा या एंटी पाकिस्तान रहेगा। बेसिकली ये डे टू डे प्रैक्टिस की बात आई है, तो उन्होंने कुछ स्टैंड लिए हैं। या बेसिकली ये हिंदुत्व है, पॉलिटिकल है, कल्चरल नहीं है, ये मेरा मानना है। और शिवसेना का आधार हिंदुत्व नहीं है। तो मेरा मानना है कि शिवसेना का हिंदुत्व एक काफी अलग बीजेपी से, आरएसएस से। जैसे कि बीजेपी आरएसएस जब हिंदुत्व की बात करती है तो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है और डीप लेवल तक जाती है। वैसे कुछ विचारधारा बाला साहब ठाकरे नहीं रखते, वो उसको राष्ट्रीयत्व के साथ जुड़ते हैं या देश प्रेम के साथ उसको इक्वेट करते हैं। जी, ऐसे में संजय जी, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि बीजेपी का ये कहना या फिर शिवसेना के जो शिंदे गुट है उसका ये कहना कि बीजेपी से अलग जाकर उद्धव ठाकरे ने एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसे त्याग दिया था, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा अपनाए हुए है और जिस तरह से बाला साहब हिंदुत्व के प्रति अपनी विचार रखते थे, ये बिल्कुल ही दो तरफा जो बात नज़र आती है। ऐसे में लग रहा है कि इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर, उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं शिव सैनिकों के बीच एक संदेश जो है स्पष्टता के तौर पर नहीं रख सके हैं। बेसिकली ये हिंदुत्व ही बोन ऑफ कंटेंशन रहा है शिवसेना और बीजेपी के बीच में। मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझाना चाहूंगा। 2014 में जब इलेक्शन हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की, जिसके बाद बीजेपी एक बड़ी पार्टी करके उभर के आई, सरकार स्थापन की। उस टाइम तक जो शिवसेना और बीजेपी के बीच में एक रिलेशन था, जिसमें कहा जाता था कि स्टेट लेवल पर जो है वो शिवसेना बड़ा भाई है, राष्ट्रीय स्तर पर जो रहेगी बीजेपी बड़ा भाई रहेगा। तो लेकिन इलेक्शन के बाद अगर आप देखेंगे तो शिवसेना के लिए बीजेपी के साथ डील करना, निगोशिएट करना थोड़ा कठिन होते गया, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थी, इलेक्टोरल एम्बिशंस थी, वो बढ़ने लगी। उसका एक बड़ा रीजन था हिंदुत्व था, क्योंकि 2014 तक एक ही हिंदू हृदय सम्राट थे जो बाला साहब ठाकरे थे, लेकिन 2014 के बाद उनको और एक कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ था, एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर जिनको लोगों ने एक्सेप्ट किया था, जो नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक हिंदुत्व का फेस था, उसको बीजेपी ने स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करने की कोशिश। उसके बाद दोनों के बीच का जो अलायंस था महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में खत्म हुआ। बाद में दोनों
पार्टियां एक साथ आई, 5 साल तक रही। जी। उसमें मैंने जैसे कहा था कि बीजेपी का जो भी डोमिनेंस बढ़ चुका था इलेक्टोरली, आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली, उसमें जो शिवसेना का जो स्थान था वो दुय्यम होने लगा था। उसकी वजह से शिवसेना को अभी एक कंपल्सन बन गया था कि उसको बीजेपी से को एक अलग दिखाया जाए। इसलिए शिवसेना कंटिन्यूअसली खुद को बीजेपी के साथ, बीजेपी के हिंदुत्व के से अलग करती है। ये उनका कहना है कि हमारा हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से अलग है जी। ये जो शिवसेना हिंदुत्व की बात करती है वो थोड़ा बहुजन हिंदुत्व की तरफ जाता है। बीजेपी का जो हिंदुत्व आता है थोड़ा ऑर्थोडॉक्स, हेजिमोनिक, ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ हिंदुत्व आता है। जी। जब 2019 के एक छोटा सा ब्रेक संजय जी, रोकना पड़ रहा है आपको। एक कमर्शियल ब्रेक यहाँ पर लेते हैं चर्चा द ट्रुथ में और फौरन लौटते हैं। अपने कुछ और सवाल जो हैं वो संजय जी से पूछेंगे और तलाशेंगे उनके जवाब। फिलहाल ब्रेक, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। आज हम बात कर रहे हैं शिवसेना के। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर संजय पाटिल, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। डॉक्टर संजय पाटिल, जिस तरह से हिंदुत्व को आपने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है, जो शिवसेना के जो संस्थापक रहे हैं बाला साहब ठाकरे, वो किस तरह के हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट फेस जो है बाला साहब ठाकरे का, जो एक व्यक्तित्व था, रौबदार हिंदुत्व नेता के तौर पर, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उन्हें एक इस तरह की छवि के तौर पर देखा जाता था। राजनीति के जो जानकार है वो तमाम इस तरह की बातें रखते हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में भी इस तरह की बातें फिलहाल की जाती हैं। तो उद्धव ठाकरे ने जो नरम रुख अपनाया, तो क्या उन पर ये नरम रुख भारी पड़ रहा है और आज जो है पार्टी अपने ही अस्तित्व को तलाशती नजर आ रही है? ये नरम रुख कितना जो है खतरनाक साबित हुआ है उद्धव ठाकरे के लिए? बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये दो अलग व्यक्तित्व है। तो उन दोनों को जब हम लोग देखते हैं तो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। उनकी पर्सनालिटीज अलग थी। बाला साहब ठाकरे was known for his aggressiveness। उद्धव ठाकरे का व्यक्तित्व अलग है, वो उतने एग्रेसिव नहीं है। वो भाषण देखेंगे उनकी जो कार्यशैली है, उनका भी उसका ढंग भी अलग है। और जब बाला साहब ठाकरे की राजनीति थी तब का समय अलग था, उद्धव ठाकरे की राजनीति है वो समय अलग है। और ये बेसिक जो फर्क है वो उद्धव ठाकरे की अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास बाला साहब ठाकरे की लीगेसी है, लेकिन वो जो उनका व्यक्तित्व नहीं है, उनका जो भाषण शैली वो नहीं है, उनकी स्टाइल अलग है। ये बात उद्धव ठाकरे अच्छी तरह से जानते हैं और ये जो बदलते समय के हिसाब से वो अपनी पार्टी का एजेंडा शेप करते आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। संजय जी, कई जो हैं, जो विरोधी हैं या फिर आलोचक है, वो बाला साहब के बारे में एक कट्टर हिंदुत्ववादी भी नेता की छवि जो है उनको कहते रहे, और क्या ऐसा लगता है कि शिवसेना के लिए जो कट्टरता की लाइन है उसे छोड़ना भारी पड़ रहा है? और अभी जो मौजूदा अगर ठाकरे परिवार को अगर शिवसेना अपने हाथ से गंवानी नहीं है तो उसे भी इसी तरह के नेता की ज़रूरत है जो कि आक्रामक शैली में बात करता हो, आक्रामक शैली में काम करता हो और अपने समर्थकों, अपने शिव सैनिकों के बीच जाकर इस तरह से बातें करता हो जो कि आक्रामकता दिखाए। ये तो मुझे थोड़ा मैस्कुलिन व्यू लगता है कि जब हम लोग आक्रामकता, हमेशा मतलब राजनीति आक्रामक रहनी चाहिए, उसको वैसे देखते हैं। लेकिन मैं जिस तरह से देखता हूँ, उद्धव ठाकरे पिछले 25 सालों से शिवसेना को संभालते आए हैं। बाला साहब ठाकरे के समय से शिवसेना को संभालते आए हैं। अगर हम लोग देखते जाएंगे कि अगर उन्होंने जिस तरह से पार्टी को संभाला है, संगठन को खड़ा किया है, बाला साहब मतलब ऐसा नहीं कि एकनाथ शिंदे जैसे पहली बार कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है। उसके पहले भी नारायण राणे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज ठाकरे उनके भाई थे, कजिन थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है। उनके साथ ही भी कुछ लोग गए हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के
बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने पार्टी को खड़ा किया, संगठन को मजबूत किया। आगे जाके मैं कहूंगा कि 2014 में जब जो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पूरे देश में सफलता पा रही थी, तभी 2014 विधानसभा इलेक्शन में शिवसेना और बीजेपी पहली बार इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ी। उसमें शिवसेना को जो सफलता मिली, उसके बेसिस पे हम लोग कहेंगे तो ये कहना उनके खिलाफ थोड़ी नाइंसाफी होगी कि उनका जो स्टाइल है उससे शिवसेना को सक्सेस नहीं मिला है। जी। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ठीक है वो उतने एग्रेसिव नहीं है, लेकिन वे जानते हैं कि उनका स्टाइल और बाला साहब ठाकरे का स्टाइल अलग है, समय अलग है। और मेरा एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मेरा कहना है कि कोई अगर लार्जर एजेंडा को एक कमोडिटी पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका स्वागत करना चाहिए। ऐसे में जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है डॉक्टर संजय पाटिल, वो ये लग रही है कि बीजेपी का जो मकसद था महाराष्ट्र में कि उलझाने का, शिवसेना आपस में ही उलझ गई है। उद्धव ठाकरे के भी दशहरा रैली से जो बात निकली, जो संबोधन किया उन्होंने, सारा जो केंद्र है एकनाथ शिंदे के ऊपर रहा। बीजेपी के खिलाफ जिस तरह की आक्रामकता या फिर जिस तरह का फोकस था शिवसेना पार्टी का, वो हट गया है और यही तो बीजेपी चाहती थी। बीजेपी सत्ता में भी बनी हुई है, लेकिन जब विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो वो शिंदे को ज्यादा करना पड़ रहा है, ना कि अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी को। नेहा जी आपने सही कहा, शिवसेना एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां से मोर देन 40 एमपीज चुन के जाते हैं। तो ऐसे राष्ट्र मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, तो ऐसे राष्ट्र में राज्य पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रभाव बना के रखना चाहेगा। और बीजेपी वही कोशिश कर रही थी, लेकिन 2014-2019 में उसको काफी सफलता नहीं मिली। 2014 में जो उनको सक्सेस मिला उसको वो आगे लेके नहीं जा सके। उसके बाद जो शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन किया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके बाद वो बीजेपी को थोड़ा और कठिनाई हो रही थी उसके एजेंडा में। तो बीजेपी पॉलिटिकली चाहेगी कि शिवसेना जैसा विरोधी गठ उसकी कमजोर बनते जाए। और दूसरी बात ऐसी है कि ऑन आइडियोलॉजिकल लाइंस पे आप अगर देखेंगे, शिवसेना इज द ओनली पार्टी, उद्धव ठाकरे इज द ओनली लीडर, पॉलिटिकल लीडर हु हैज बीन कंटिन्यूअसली चैलेंजिंग बीजेपी और आरएसएस ऑन आइडियोलॉजिकल लाइंस और हिंदुत्व लाइंस, खासकर हिंदुत्व की अगर बात करें तो ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि ये ऐसी पार्टी वीक होते जाए, और वही स्ट्रेटेजी शायद बीजेपी की थी। एकनाथ शिंदे ने जो भी पार्टी के अंदर रिबेलियन किया था, तो उसमें एक बड़ी स्ट्रेटेजी मुझे दिखती है। मैं पहले से कहता आया हूँ कि एक छोटी स्ट्रेटेजी नहीं है, उसमें बड़ा प्लानिंग था, जिसमें शिवसेना के स्लोगन्स, सिंबल्स और लीडर्स को लेके शिवसेना की पूरी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश इस स्ट्रेटेजी में मुझे दिख रही थी शुरू से। और शायद कुछ हद तक वो सफल हुए हैं, लेकिन कहां तक ये सफल हुआ है ये आने वाले चुनावों में दिखेगा। और शायद जनता उसका जवाब पॉलिटिकल पार्टीज को जी, जनता जवाब देगी, लेकिन चुनाव में जब नतीजे आएंगे उसके जरिए पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो कानूनी लड़ाई चल रही है उसमें भी जो है ये युद्ध, ये द्वंद्व जो है, उद्धव ठाकरे हारते नजर आ रहे हैं। लीगली उनको काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। अब चुनाव आयोग के बाद पास पहुंच गया है कि पार्टी सिंबल पे जो भी फैसला होगा वो चुनाव आयोग करेगा। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह चुनाव चिन्ह को लेकर भी है, और अगर ये चुनाव चिन्ह खिसक जाता है, शिंदे गुट के पास चला जाता है, तो बहुत बड़ी जद्दोजहद जो है उद्धव ठाकरे के पास खड़ी हो जाएगी। नेहा जी, मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जितनी ऐसी संभावनाओं पर क्या कहेंगे? हाँ, जितना मैंने इलेक्शन कमीशन के रूल्स को पढ़ा है, जितनी मैंने शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, उसको आप देखेंगे तो इतना आसान नहीं होगा कि वो सिंबल शिंदे जी के पास जाएगा। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक पार्लियामेंट्री पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। अभी 2/3 जो एमएलएज या एमपीज है वो शिंदे जी के साथ है, शिंदे जी को बड़ा समर्थन है। लेकिन उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, वो अभी भी एज पर दी
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ शिवसेना वो उद्धव ठाकरे जी के साथ है और 1 साल तक उनके साथ रहेगी। और अभी भी एज पर दैट डॉक्यूमेंट शिवसेना के जो चीफ है, पक्ष प्रमुख है, वो उद्धव ठाकरे ही है। तो एक जो विंग है वो उद्धव ठाकरे जी के साथ है, एक जो विंग है जो एकनाथ शिंदे जी के पास है। तो मतलब इलेक्शन कमीशन के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा कि उसके लिए उसके ऊपर फैसला देना। शायद ये जो सिंबल है वो फ्रीज भी हो सकता है जी, या किसी के पास भी जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जो बड़ा जो बैटल है वो जनता के कोर्ट में उसका फैसला होगा। जनता तय करेगी कि किसके साथ जाना है। जब हम जनता के पास जाते हैं संजय जी, तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है, वंशवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, ये भी बीजेपी का एक बहुत बड़ा हथियार है। और बीजेपी ये हथियार सभी क्षेत्रीय पार्टियों पर चलाती रहती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी ये आरोप लगता है कि परिवारवाद की राजनीति की जाती है, सत्ता का केंद्र परिवार में ही क्यों रहे, और ये कहीं ना कहीं शिव सैनिकों को खटक जरूर रहा है, जिसका फायदा शिंदे जी उठा रहे हैं। ये एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। ये बीजेपी का नैरेटिव है, वो कांग्रेस के खिलाफ था, अदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ था। काफी हद तक वो सफल भी रहा है, लेकिन शिवसेना के खिलाफ ये कितना सफल रहेगा, ये तो इसके लिए मैं थोड़ा डाउटफुल रहूंगा। जैसे मैंने पहले ही भी बताया, ठाकरे एक ब्रांड है, शिवसेना एक ब्रांड है, तो शिवसेना ब्रांड और ठाकरे ब्रांड ये दोनों साथ में जाते हैं। अभी तक तो लोगों ने वैसे ही उसको पसंद किया है, क्योंकि अगर आप पहले भी देखेंगे तो उसके पहले राज ठाकरे भी शिवसेना के साथ पार्टी छोड़ के गए हैं, लेकिन उनको इतने सफल नहीं रहे। अगर राज ठाकरे की आप पर्सनालिटी देखेंगे तो वो तो बाला साहब ठाकरे जैसी थी। उनका भाषण, उनका एग्रेसिवनेस जो था वो बाला साहब ठाकरे के साथ जाता था। फिर उनके पास एक एजेंडा भी था, अच्छे फॉलोअर्स भी थे, फिर भी वो उतना सपोर्ट नहीं जुटा पाए। तो वो परिवारवाद ये जो है, जो नैरेटिव है, मुझे थोड़ा डाउटफुल हूँ कि वो शिवसेना के साथ मतलब उद्धव ठाकरे के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। जी, एक छोटा सा जी 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 एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर संजय जी, फिर हम चाहेंगे कि आप अपनी बात पूरी करें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। आज हम चर्चा कर रहे हैं शिवसेना की स्थिति की। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय पाटिल, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से हैं, और शिवसेना को लेकर एक व्यापक अध्ययन इनके पास है और काफ़ी ग्राउंड लेवल पर इनका काम, इनका अनुभव है इसका। संजय पाटिल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि शिवसेना के विस्तार की जो बात है वो लंबे समय से हो रही है, और जब उद्धव ठाकरे के पास कमान आई शिवसेना की, तो उनकी एक बड़ी कोशिश यही रही कि शिवसेना का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र के बाहर किस तरह से किया जा सके। और यही कोशिश मैं कह सकती हूँ कि महाराष्ट्र में रही जब वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के लिए राजी हो गए। और ये एक आरोप उद्धव ठाकरे पर लगता रहा है कि वो शिवसेना के विस्तार के चक्कर में जो मराठी समुदाय है, क्या उसे भूल बैठे थे, क्या उससे फोकस हट गया था उनका? नेहा जी, मुझे ऐसे नहीं लगता, क्योंकि जो महाविकास आघाड़ी, जो महाविकास गठबंधन बना था, उसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो उसका पर्पस ये नहीं था। उसका पर्पस बीजेपी को सत्ता से बाहर रख के जो अलग, जो क्या बोलते हैं, अलग विचारधाराओं की जो राजकीय पार्टियां हैं, ये एक साथ आई थी। उसका पर्पस शिवसेना को महाराष्ट्र के बाहर उसका विस्तार करना नहीं था, ऐसे मुझे लगता है। शिवसेना की जो महाराष्ट्र के बाहर की विस्तार के बारे में जो भी भूमिका रही है, वो मेरा जो समझना ऐसा है कि मैं ऐसे समझता हूँ कि बेसिकली बीजेपी के खिलाफ थोड़ा प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश थी। उसके अलावा उसमें मुझे इसमें कुछ प्रयोजन नहीं दिखता। और मराठी मतदाताओं की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि शिवसेना की स्थापना मुंबई में हुई थी। शुरू में मराठी मानुस के जो भी सवाल थे उनको लेके उन्होंने बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। तो पहले 20 साल तक शिवसेना को जो प्रसार प्रचार था तो मुंबई के आजीबाजू के इलाकों का सीमित था। उसके बाद 1990s में जब शिवसेना ने मुंबई के बाहर जाके अपने
पार्टी का विस्तार करने की कोशिश की, तब उन्होंने हिंदुत्व को अपनाया। तभी का जो राजकीय माहौल था, राजनीतिक माहौल था, उसकी वजह से शिवसेना को बड़ा फायदा हुआ, उसकी सफलता मिली और मराठी के साथ हिंदुत्व एक शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मराठी के मुद्दों को छोड़ के शिवसेना भूल गई है। ऑफ कोर्स ये लार्जर एजेंडा के इसमें शिवसेना शायद ऐसे हो सकता है कि मराठी के मुद्दों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन शिवसेना की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है, वो मराठी और हिंदुत्व ये दोनों आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स पे खड़ी हुई है। तो मेरा कहना है कि जो उनका जो विस्तारवादी धोनी था बीजेपी के खिलाफ एक प्रेशर टैक्टिक्स यूज करने तक ही सीमित था, ऐसा मेरा मानना है। संजय जी, हम बात 2024 की भी करना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में जो उद्धव ठाकरे गुट का शिवसेना है वो किस तरह से अपनी भविष्य देख रही है। अब आपकी नज़र में उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट का भविष्य क्या है? 2024 या आने वाले जो भी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस है, उसमें ये इलेक्शंस फेस करना शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि 40 एमएलए या 12 एमपीज वो भी उनके साथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने एक बड़ा एक चैलेंज है। और उन्होंने कल भी अपने 10,000 रैली में बोला कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, अगर आप मुझे सपोर्ट देंगे तो मैं एक नए से एक शुरुआत करना चाहूंगा, ऐसा उनका एक अपील अपने समर्थन। जी संजय जी, एक जो रैली में बात देखी गई कि जो उद्धव ठाकरे की रैली में जो लोग थे वो शायद गांव से ज़्यादा पहुंचे थे, और मुंबई में हर साल ये दशहरा रैली होती है और हर साल मुंबई के लोग ज़्यादा जो है उद्धव ठाकरे की रैली में ज़्यादा पहुंचते थे। इस बार गांव के लोग ज़्यादा और मुंबई के लोग कम देखे गए। आपका अनुभव क्या रहा? आप भी उस रैली में मौजूद थे। नेहा जी, मुझे ऐसे नहीं लगता कि ज्यादा लोग गांव से आए हैं और कम लोग मुंबई से आए हैं, ऐसे मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से इक्वल प्रोपोर्शन में लोग थे, गांव से भी लोग आए थे, मुंबई से भी आए थे। अभी आप सोचेंगे कि मैं ये कैसे कह रहा हूँ, तो जो मैं जनरली अभी 10 साल से ये रैली अटेंड कर रहा हूँ, तो ये जो शिवाजी पार्क है वो 10 मिनट की दूरी पे है, वॉकिंग है दादर स्टेशन से। तो मैं दादर स्टेशन से शुरू करता हूँ, अब लोगों को देखते जाता हूँ कि किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी घोषणाएं वो दे रहे हैं। तो जो मुंबई से जो या मुंबई के आसपास के इलाकों से ही बड़ी तादाद में लोग आए थे, वैसे ही मुंबई के मतलब ग्रामीण भागों से भी लोग इस रैली में आए थे। जी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुंबई से लोग कम थे। और दोनों रैलियों में मैं बोलूंगा कि जैसे मुंबई से लोग आए थे वहां वैसे जो मिक्स क्राउड था, यानी कि मुंबई की भी क्राउड थी और गांव के भी, महाराष्ट्र के। अब क्योंकि आपका शिवसेना को लेकर व्यापक अध्ययन रहा है, तो आपकी सलाह शिवसेना को क्या रहेगी कि किस मुद्दे पर उसे जो है आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो ठाकरे परिवार की विरासत है वो परिवार में ही बनी रहे? विरासत परिवार में बनी रहे, इसके लिए मैं तो कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मेरा तो उसके बारे में उनकी कुछ सलाह नहीं रहेगी। लेकिन मैं इतना शिवसेना के नेतृत्व को कहना चाहूंगा कि शिवसेना के इतिहास में इतने सारे जो रिबेलियंस हुए हैं, उससे शिवसेना के नेतृत्व को कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि 1992 में छगन भुजबल छोड़ के गए, उसके बाद राज ठाकरे, अभी शिंदे जी, तो इससे पार्टी का, संगठन का बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसके पीछे जो भी रीजंस हुए हैं, ये जो लोग छोड़ के गए उनका जो कहना है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और अपनी कार्य पद्धति है उसको बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। पार्टी में मैंने जैसे पहले भी बोला कि पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है, तो उसको पार्टी में अपनाना पड़ेगा। जो भी नेता है, जो पार्टी बनाते हैं, तो उनको पार्टी लेवल पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्थान मिलना चाहिए, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये अगर सीख शिवसेना उसके नेता लेते हैं, तो शायद ऐसी घटनाओं से वो भविष्य में बच सकते हैं।
जी संजय जी, आप जयदेव ठाकरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जयदेव ठाकरे जी वैसे तो कोई पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। उनका कल का भी जो कहना था कि मैं एकनाथ जी मुझे अच्छे लगते हैं, उनसे मैं काम करता हूँ, तो इसके लिए मैं आया हूँ, आप एकनाथ शिंदे जी को समर्थन दीजिए। तो ये सब एकनाथ शिंदे जी की स्ट्रेटेजी थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग ठाकरे फैमिली के साथ जुड़े जो लोग हैं उनको साथ लेके आए, जिसकी वजह से अगर कुछ लोग अपने साथ नहीं आएंगे तो कुछ उनको कंफ्यूज तो कर सकते हैं जी। तो ये स्ट्रेटेजी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ लेके जाने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी संजय पाटिल जी, आप चर्चा में जुड़े और हमें शिवसेना के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी शिवसेना इस वक्त कहां पर महाराष्ट्र में खड़ी है, उसकी स्थिति क्या है और भविष्य में क्या उसकी संभावनाएं अब भी बरकरार है, बेशक उसे जो कानूनी तौर पर एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करना चाहूँगी डॉक्टर संजय पाटिल का, साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे दर्शकों का, और उम्मीद करूँगी कि आज चर्चा द ट्रुथ के जरिए शिवसेना को समझ पाने में थोड़ी सी आसानी उन्हें रही होगी। फिर मिलेंगे आपसे चर्चा के अगले एपिसोड में किसी और बड़े मुद्दे के साथ, किसी बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।